Hello children. So in this video we are going to discuss about the word problems related to motion. Motion in water, which is known as upstream or downstream. So first of all let me tell you about the upstream motion and downstream motion. इनका क्या मतलब होता है? अपस्ट्रीम का मतलब होता है अगेंस्ट द वाटर करंट. अब देखिए, जब भी पानी में कोई भी चीज़ मूव कर रही है, जैसे कोई बोट है वो पानी में मूव कर रही है या फिर कोई स्विमर है वो पानी में मूव कर रहा है, तो वाटर का अपना एक मूवमेंट होता है, अपनी एक डायरेक्शन होती है. तो सपोज़ कर लें कि अगर पानी बिल्कुल भी मूवमेंट में नहीं है, रुका हुआ है, तो उसे स्टिल वाटर कहते हैं. तो स्टिल वाटर में जब भी कोई स्विमर होगा या फिर कोई बोट मूव करेगी तो उसकी एक पर्टिकुलर स्पीड होगी. वो जो स्पीड है वो सिर्फ बोट की स्पीड होगी. तो हम उसको हमेशा अपने क्वेश्चंस में x किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं, x किलोमीटर या y किलोमीटर एज़ पर योर चॉइस. अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब है पानी की स्पीड. अब पानी जो है वो रुका हुआ नहीं होता, स्टेगनेंट नहीं है, तो पानी की खुद की एक स्पीड है. तो अब आप खुद सोच करके देखिए, एक ऐसे सिचुएशन में अपने आप को डालिए कि आप किसी रिवर के अंदर स्विम कर रहे हैं. तो जिस डायरेक्शन में पानी मूव कर रहा होगा, अगर आप भी उसी डायरेक्शन में स्विम कर रहे हैं तो आपकी स्पीड क्या होगी? इंक्रीज़ हो जाएगी, बढ़ जाएगी. तो अगर हम पानी की डायरेक्शन में मूव करते हैं उसे कहा जाता है डाउनस्ट्रीम मोशन. डाउनस्ट्रीम मोशन मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट ऑफ वाटर. तो अगर हम पानी की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो पानी की जो स्पीड है वो हमारी स्पीड के साथ एडअप हो जाएगी और हम तेज़ी से मूव करेंगे उसी डायरेक्शन में. और अगर हम पानी की स्पीड के ऑपोजिट डायरेक्शन में स्विम कर रहे हैं तो हमारी स्पीड जो होगी वो कम हो जाएगी. अब खुद सोच कर देखिए कि अगर मैं एक डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहती हूँ और मुझे 3 लोग पकड़ करके पीछे की डायरेक्शन में खींचने लगें तो क्या होगा? क्या मैं आगे की डायरेक्शन में जा पाऊँगी? आगे की डायरेक्शन में मैं सिर्फ तब जा पाऊँगी जब मेरा लगाया हुआ फोर्स उन 3 लोगों के लगाए हुए फोर्स से ज़्यादा होगा. तो सेम केस यहाँ पर है. यहाँ पर 2 बॉडीज़ जो हैं वो कांटेक्ट में हैं. इससे पहले जब हमने रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट किया था तो 2 बॉडीज़ कांटेक्ट में नहीं थी. वहाँ पर हमें स्पीड कम या ज़्यादा फील होती थी. लेकिन यहाँ पर बोट अगर मूव कर रही है तो वो पानी के अंदर मूव कर रही है. अगर स्विमर है तो वो पानी के अंदर फिज़िकली टच में है. तो पानी की जो स्पीड होगी वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगी किसी भी स्विमर की स्पीड को या फिर उसके बोट की स्पीड को. तो इस केस में भी हम क्या लेंगे? रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लेंगे. तो डाउनस्ट्रीम मतलब जब करंट की डायरेक्शन में है तो स्पीड जो होंगी वो एडअप हो जाएंगी. तो रिलेटिव स्पीड जो होगी वो x + y किलोमीटर पर आवर हो जाएगी. और जब हम अपस्ट्रीम मोशन लेते हैं, अपस्ट्रीम मोशन का मतलब अगेंस्ट द मोशन ऑफ करंट, तो वहाँ पर जो हमारी स्पीड्स होंगी वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. मीन्स वी विल राइट x - y किलोमीटर पर आवर. So we will divide the solution of this question in 2 parts. One part is for upstream motion and another part is for downstream motion. अब देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा. A boat goes 30 किलोमीटर upstream and 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम in 10 hours. यहाँ तक हमें एक सेंटेंस कंप्लीट दिख रहा है. अब देखिए इस सेंटेंस को मैं इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करती हूँ, फिर उसके बाद हम आगे अपना सेकंड सेंटेंस को रीड करेंगे. तो मैंने आपसे बताया था क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में करना है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम मोशन. अब देखिए अपस्ट्रीम मोशन में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 30 किलोमीटर. और डाउनस्ट्रीम मोशन में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? 44 किलोमीटर. सो 44 किलोमीटर. अब अपस्ट्रीम मोशन में उसकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो हमेशा x - y किलोमीटर पर आवर होगी. अब x - y ही लिखना है क्योंकि जो बोट है वो मूव कर पा रही है. इसका मतलब कि बोट की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए किससे? स्ट्रीम से.
अगर स्ट्रीम की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो बोट मूव ही नहीं कर पाएगी। तो ये यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। अगर आपने बोट की स्पीड को x ले रखा है तो यहाँ x माइनस वाई ही लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर रिलेटिव स्पीड रहेगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब फॉर्मूला हमें मालूम है क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो सेम फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें तो डिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास है, स्पीड की वैल्यू है हमारे पास, हमें टाइम फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ से टाइम की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज़ 30/x माइनस वाई आवर्स। और इसी तरह से डाउन स्ट्रीम के केस में उसको कितना टाइम लग रहा है, 44/x प्लस वाई आवर्स। तो अब जैसे ये क्या सिचुएशन हो गई कि कोई मुझे बोले कि मैं अपने घर से जब स्कूल गई तो मुझे 3 घंटे का टाइम लगा, और जब मैं स्कूल से अपने घर वापस आई तो मुझे 2 घंटे का टाइम लगा। तो बताओ मुझे टोटल कितना टाइम लगा, 3 + 2 5 आवर्स। तो ये बिल्कुल सेम उसी टाइप का सिचुएशन है। हमने फाइंड आउट कर लिया कि अपस्ट्रीम मोशन में, मतलब जब करंट के अगेंस्ट वो बोट मूव कर रही थी तो उसको टोटल कितना टाइम लगा था, इतना टाइम लगा। और जब वो डाउनस्ट्रीम मोशन था उसका, जब वो स्ट्रीम की डायरेक्शन में मूव कर रही थी 44 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, उसको कितना टाइम लगा, 44/x प्लस वाई टाइम लगा। अब कंडीशन को एक बार दोबारा से रीड करते हैं। बोट को 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आने में टोटल टाइम जो लग रहा है वो लग रहा है 10 आवर्स। तो इसका मतलब दिस टाइम प्लस दिस टाइम इज़ इक्वल टू 10 आवर्स। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट टाइम अपस्ट्रीम मोशन का प्लस सेकेंड टाइम जो डाउनस्ट्रीम मोशन में लगा था, दीज 2 टाइम्स आर इक्वल टू 10 आवर्स। तो इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 बनाने के लिए हमें अपनी सेकंड कंडीशन को दोबारा से एक बार पढ़ना होगा। तो सेकंड कंडीशन को एक बार दोबारा से देखते हैं। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो सेम उसी तरह से जब हम किसी काम को करते हैं तो हमें फिर बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं रहती, हम सिमिलरली करके काम कर सकते हैं क्योंकि हम एक इक्वेशन तो जनरेट कर चुके हैं। तो अब सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए हमें सिर्फ वैल्यूज़ को ही तो इंटरचेंज करना है। पहले वो अपस्ट्रीम कितना जा रहा था, 30 किलोमीटर, अब अपस्ट्रीम कितना जा रहा है, 40 किलोमीटर। पहले डाउनस्ट्रीम कितना था, 44, अब डाउनस्ट्रीम कितना है, 55। पहले टोटल टाइम लग रहा था 10 आवर्स का और अब टोटल टाइम लग रहा है 13 आवर्स का। सो मेथड इज़ एब्सोल्युटली सेम, ओनली द वैल्यूज़ आर चेंज्ड। सो वी विल राइट डाउन आवर सेकेंड इक्वेशन सिमिलर टू द फर्स्ट इक्वेशन। सो हियर वी हैव फ्रेम्ड आवर सेकेंड इक्वेशन। अब अगर आपको याद हो तो मैंने एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया था रिड्यूसिबल फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन। सो कैन यू ऑब्जर्व दैट दीज 2 इक्वेशंस दे आर द रिड्यूसिबल फॉर्म। यहाँ x माइनस वाई और x प्लस वाई जो हैं वो डिनोमिनेटर का पार्ट हैं। तो हमें सबसे पहले इस इक्वेशन को रिड्यूस करके सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो चीज़ कॉमन है दोनों इक्वेशंस में उसको हम या तो a और b कंसीडर कर लेते हैं या फिर u और v कंसीडर कर लेते हैं एज़ पर योर प्रैक्टिस। तो मैं इन दोनों वैल्यूज़, दोनों इक्वेशंस को पहले रिड्यूस कर लेती हूँ और उनको फिर सॉल्व कर लेंगे। तो अब मैं 1/x माइनस वाई को a पुट कर देती हूँ और 1/x प्लस वाई को b पुट कर देती हूँ। तो इन दोनों इक्वेशंस में जहाँ जहाँ मुझे 1/x माइनस वाई नज़र आएगा उसकी जगह पर मैं a पुट कर दूँगी, और जहाँ पर 1/x प्लस वाई नज़र आएगा उसकी जगह पर मैं b पुट कर दूँगी। तो उसके अकॉर्डिंग मेरी जो इक्वेशन नंबर 1 थी ये रिड्यूस हो गई 30a प्लस 44b इज़ इक्वल टू 10। और जो इक्वेशन नंबर 2 थी वो मेरी क्या बन गई, अब 40a प्लस 55b इज़ इक्वल टू 13। तो अभी आप थोड़े टाइम के लिए x और y को भूल जाइए
अब ये दो इक्वेशंस जो हैं वो ए और बी वेरिएबल्स में बन गई। अब सबसे पहले इन दो इक्वेशंस को आप सॉल्व कीजिए किसी भी एक मेथड से, चाहे एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ए की और बी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लीजिए। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करके मुझे ए की वैल्यू मिली 1/5 और बी की वैल्यू निकली मुझे 1/11। अब ए और बी की ये जो वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ को वापस इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 में हम पुट कर देंगे, जहां हमने एक्स वाई को ए की फॉर्म में कन्वर्ट किया था और एक्स प्लस वाई को जहां हमने बी की फॉर्म में कन्वर्ट किया था। जब आप ए और बी की वैल्यूज़ को इन इक्वेशंस में पुट कर देंगे तो यहाँ आपके पास फिर से एक्स और वाई में दो इक्वेशंस और बन जाएंगी, जिसे आपको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए, जब मैंने ये वैल्यूज़ पुट की तो मुझे x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 5 और x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 11 दो और इक्वेशंस मिल गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को फिर से आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर दीजिए। वैसे एलिमिनेशन मेथड ही सबसे बेस्ट मेथड रहता है, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। अब x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब हमने x जो था वो किसे कंसीडर किया था? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, दैट इज़ इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। और y जो था वो था स्पीड ऑफ स्ट्रीम, सो दैट इज़ इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर. So these are the questions related to upstream and downstream. Exercise 3.6 में भी हमारे पास एक ऐसा ही question है. So try that question also, and if there is any problem then you can contact.